जी सर। और स्लाइड्स चेंज हो रही। यस सर, यस सर। राइट। आप में से टेलीकॉम वाले कितने लोग होंगे? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, ओके। तो ये शॉर्ट लेक्चर रहेगा एक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस पे। रेदर देन शोइंग स्लाइड्स, मैं प्रिफर करूंगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल फॉलो हो रही है, जिस फ्लो में हम लोग वर्क करते हैं, वो पूरा फ्लो चार्ट फ्रॉम इनिशियल टू एंड मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। स्लाइड्स में कंटेंट ज़्यादा नहीं है, जस्ट बुलेट पॉइंट्स हैं। कुछ भी फैक्ट्स स्लाइड्स में पुट अप नहीं किया है। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आप प्रिफर करेंगे कि IRSCM या IRSOD मैनुअल से ही फॉलो करें। ठीक है, कोई भी डाउट है तो हमारी मैनुअल सुपरसीड्स एवरीथिंग। ठीक है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो इनिशियली एक प्रपोजल भेजा जाता है इन द फॉर्म ऑफ DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें हम लोग उसकी कॉस्टिंग भेजते हैं, वर्क का डिस्क्रिप्शन भेजते हैं, सेक्शंस की डिटेल भेजते हैं, और इसमें सभी डिपार्टमेंट का एक पूरा कंटेंट जाता है, ऑपरेटिंग, इंजीनियरिंग, SNT, TRD। उसका फिर फर्दर IRPSM पे प्रोसेसिंग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को IRPSM पोर्टल के बारे में अभी तक कुछ आइडिया होगा। तो IRPSM में क्या है, बेसिकली जब एक बार कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो उसके बाद आप उसका एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट एक्चुअली पुटअप करते हैं, और फिर वो अगेन प्रपोजल प्रोसेसिंग में जाता है, डिवीजन से हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर से बोर्ड। वो सैंक्शन होने के बाद आप डिवीजन या यूनिट लेवल पे उसका डिटेल एस्टीमेट वेटिंग कराने के लिए भेजते हैं। तो ये एक क्रिटिकल स्टेज है। क्यों है वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में शो करूँगा। बट जब आपका डिटेल एस्टीमेट वेट हो जाता है, वो डिवीजन अकाउंट या कंस्ट्रक्शन अकाउंट्स और हेडक्वार्टर अकाउंट से वेट हो जाता है, तो आपका फाइनल सैंक्शन मेमोरेंडम निकलता है। सैंक्शन मेमोरेंडम आपका एक फाइनल डॉक्यूमेंट है जिसके बाद आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो सैंक्शन मेमोरेंडम में जो आपका एस्टीमेट है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है कैश पोर्शन और एक होता है स्टोर पोर्शन। कैश पोर्शन वो है जिसका आप टेंडर करते हैं, जो कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं। स्टोर पोर्शन में आपके आइटम्स होते हैं जो आप अपने रेलवे स्टोर के थ्रू, इंडेंटिंग के थ्रू प्रोक्योर करते हैं। तो स्टोर आइटम आपके केबल्स हो गई, LEDs हो गई, और जो भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आइटम्स होते हैं, जो पहले की जैसे BPSC, HADAC, ये सब हम स्टोर में लेते थे, बट आजकल उसको कैश में भी लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कंसर्न रेलवे के डिसीजन पे। तो ये लास्ट स्टेज है जिसके बाद आपका वर्क एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। कुछ एस्पेक्ट जो डिटेल एस्टीमेट के टाइम पे आपको कंसीडर करने होते हैं कि आपका रेट प्रेजेंट मार्केट की रेट के अकॉर्डिंग वायबल होना चाहिए।
और उसके सप्लायर अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी एक पुराना रेफरेंस उठा के आपने एस्टिमेट में डाल दिया और जब आप एक्चुअली उसका इंडेंट करने गए या जब आपने कॉन्टैक्ट किया तो उसके या तो सप्लायर अवेलेबल नहीं है या फिर वो रेट इतनी हायर है कि आपका जो ऑफर आया है वो बहुत उसका परसेंटेज 30, 40, 50, 60% अबव आया है, तो उसको फिर जस्टिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए आप जब एस्टिमेट बनाते हैं तो ये एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपने जो रेट्स लिए हैं वो लेटेस्ट हैं, उसकी स्पेक्स लेटेस्ट हैं और उसकी मार्केट अवेलेबिलिटी है, उसके सप्लायर अवेलेबल हैं। डिटेल एस्टिमेट के टाइम पे आपको ओपन लाइन की क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, फोर्थकमिंग रिक्वायरमेंट्स, टूल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, स्पेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो वो सब भी कंसीडर करते हुए आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आइटम्स कंसीडर करना चाहिए। ये इसलिए भी क्रिटिकल है क्योंकि जब कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो दैट इज़ चार्ज टू कैपिटल। तो कैपिटल में आपके पास फंड अवेलेबिलिटी ईज़ी होती है, जबकि आप जब रेवेन्यू में कुछ इंडेंट करने जाएँगे, तो आपको इतना ईज़िली फंड मिलता नहीं है। तो इसलिए इस टाइम पे अगर आप प्लानिंग में जितना कंसर्न्ड हैं और जितना आप कम्युनिकेट करके लोगों से डिटेल एक्यूरेट लेंगे, उतना आपका एस्टीमेट अच्छा बनेगा और फ्यूचर में आपको ईज़ ऑफ वर्किंग रहेगा। एक एस्पेक्ट है कि हम लोग जब एस्टीमेट बनाते हैं तो एसओआर लेके हम लोग बहुत ईज़िली एस्टीमेट बना सकते हैं क्योंकि दैट इज़ एक्सेप्टेड रेट बाय अकाउंट्स या डिपार्टमेंट। बट एसओआर हमारा बना होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, जैसे डब्ल्यूआर का एसओआर बना हुआ है 2016 का। तो अगेन आपकी वही दिक्कत आएगी कि वो पुरानी रेट्स है और उस पे जब आप टेंडर करने जाओगे तो आपको अगेन जो ऑफ़र मिलेगा वो मोर देन 30-40% अबव मिलेगा। तो अगेन वो रियलाइज़ेबल ऑफ़र नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप जो प्रेज़ेंट एलओए हैं विदिन 1 साल 2 साल के उसके बेसिस पे रेट एनालिसिस बना के फिर डिटेल एस्टीमेट बना के उसको प्रोसेस करें। इसके बाद कुछ इश्यूज़ जो होते हैं कंस्ट्रक्शन में, ख़ासकर एनआई या टीडब्ल्यू वर्किंग के टाइम पे, कुछ आइटम हम लोग जनरली एस्टीमेट में लेते नहीं है। जैसे हमने पॉइंट मशीन का अगर इंस्टॉलेशन लिया, तो हम लोग सिर्फ़ उसको एक आइटम जो हमारे एसओआर या सभी एलओए में चलता रहे कि पॉइंट मशीन इंस्टॉलेशन 1, अगर किसी यार्ड में 10 मशीन है, तो हम 10 आइटम उसके ले लेते हैं। बट जब एक्चुअली टीडब्ल्यू होता है या एनआई होती है और टीडब्ल्यू एनआई के बीच में इंजीनियरिंग अगर अपनी पैकिंग करता है तो आपको मशीन ओपन करनी पड़ती है, फिर लगानी पड़ती है। तो आजकल जो ओपन लाइन के वर्क्स हैं, सीटीआर टीटीआर के वर्क्स हैं, उसमें एक उनके आइटम्स होते हैं कि रिफ ओपनिंग ऑफ पॉइंट मशीन एक आइटम होता है, रिफिक्सिंग ऑफ पॉइंट मशीन ऐसे ही ट्रैक सर्किट के आइटम होते हैं, एक्सेल काउंटर के आइटम होते हैं जो कि रिपीटेटिव वर्क होते हैं मेंटेनेंस टाइप के, बट वो भी आप कंस्ट्रक्शन के एस्टिमेट में लेते हैं तो आपको ईज़ ऑफ वर्किंग अच्छा रहता है। इसके बाद एक बड़ा एस्पेक्ट है डीएनजी एंड कॉन्टीजेंसी चार्जेस, जो कि आपके एस्टिमेट के टाइम पे होता है। ये काफ़ी प्रोडक्टिव एस्पेक्ट है बट इसका यूटिलाइजेशन काफ़ी कम होता है। इसमें आप कुछ भी इंसिडेंटल वर्क आपको कराना है तो उसके लिए आप कॉन्टीजेंसी या डीएनजी फंड को यूज़ कर सकते हैं। बट ये अभी इसके एस्पेक्ट के बाहर है तो इसको मैं फर्दर टच नहीं करूँगा। अब जब आपका वर्क अवार्ड होने की स्टेज पे है और उस टाइम पे आपकी टेंटेटिव एसआईपी वगैरह तो जा चुकी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, बट फिर फाइनल ईएसपी जब बन के आती है तो उसमें कुछ चीज़ें आपको चेकिंग करते वक्त काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि जनरली जैसे फेज्ड वर्किंग है तो उसके कुछ कलर्स डिफाइन कर रखें कि आप किस कलर कोडिंग में फेजेस दिखाएंगे ईएसपी में। जो प्रेजेंट है वो ब्लैक रहेगा, उसमें कुछ रिमूवल है तो ब्लैक हैश रहेगा। ऐसे फिर फर्स्ट फेज़ के लिए रेड कलर है, सेकंड फेज़ के लिए ब्लू कलर है, थर्ड फेज़ के लिए या मैजेंटा है और ऐसे बियॉन्ड है। उसमें जो एसआईपी पर्सपेक्टिव से हमें चेंज करना है कि हमारे जो भी गियर्स आएँगे, पॉइंट्स आएगा या एलसी गेट आएगा, उसके सबके चैनजेस क्लियरली मेंशन्ड हो, सबके चैनजेस मीटर मीटर में मेंशन्ड हो। इसके अलावा जो यार्ड ग्रेडिएंट की लिमिटेशंस हैं एज़ पर आईआरएसओडी, वो उस पर्टिकुलर यार्ड में कैसा दे रखा है। तो हमारा जो लिमिट है वो इस अमेंडमेंट स्लिप में डिफाइन कर रखा है और मैं आपको एक स्पेसिफिक केस बताऊंगा जो कि अभी रिसेंटली कमीशन हुआ है जिसका ग्रेडियंट 1:400 से भी ज़्यादा था। उसके केस में कैसे सीआरएस सैंक्शन लिया गया, उसको कैसे प्रोसेस किया गया। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट जो आपका स्टेशन यार्ड में है दैट इज़ 1:400
और स्टेशन यार्ड इस कंसर्न के लिए आपका डिफाइन कर रखा है कि जो आउटर मोस्ट पॉइंट है स्टेशन का उससे 50 मीटर बियॉन्ड। ये हो गया ग्रेडियंट के लिए। जब आप पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग प्लेस करते हैं तो उसके लिए एक और क्राइटेरिया लगता है कि उसके पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के 30 मीटर के रेंज में आपका कोई फर्दर ग्रेडियंट चेंज नहीं होना चाहिए। जो ग्रेडियंट इससे पहले है वही कंटिन्यू रहना चाहिए अप टू पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो ये एक सेकंड फैक्ट है, ये सब IRSOD में मेंशन कर रखा है। इसके बाद आप चेक करते हैं CSR और CSL। CSR बेसिकली आपका फॉलिंग मार्क टू फॉलिंग मार्क लेंथ है किसी भी लूप लाइन का, और CSL है जो एक्चुअली आप जब उस लाइन को ऑपरेशनल करोगे, अगर एज ए डायरेक्शनल लूप है तो आपका फुट ऑफ द सिग्नल से फॉलिंग मार्क के जो बिहाइंड में है, या फिर फुट ऑफ द सिग्नल टू फुट ऑफ द सिग्नल। ये आप डिसाइड करेंगे मल्टीपल लोको की ट्रेन चलेगी या सिंगल लोको की ट्रेन चलेगी, उसके अकॉर्डिंग इतना मीटर रहता है, 686 मीटर या 732 मीटर। और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो ये इसके लिए आपको कंसर्न रहना पड़ता है कि प्रेजेंटली आपका क्या वैलिड स्टैंडर्ड्स हैं। सिमिलरली जो यार्ड्स में आपकी साइडिंग या लूप लाइन निकलती है तो उसका आइसोलेशन आपको इंश्योर करना ज़रूरी है। तो ये अगर आप ESP लेवल पे चेक कर लेंगे तो फर्दर कोई कॉन्ट्राडिक्शन आएगा नहीं। नहीं तो रिसेंटली एक केस ऐसा हुआ था कि हमने यार्ड कमीशन कर दिया और बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक साइडिंग लाइन निकल रही है और लूप लाइन और साइडिंग लाइन के बीच में कनेक्शन है, बट वहाँ पर आइसोलेशन नहीं दिया है। तो अगर आपका यार्ड में फर्दर फेज भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। इसके अलावा है आपके जो पॉइंट्स के बीच में, अगर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं उनके बीच में कितना गैप मिनिमम अलाउड है। तो आप प्रेफर करेंगे 7 मीटर गैप मिले, क्योंकि आपका में ईजी रहता है। ये चेकलिस्ट IRSCA में भी दे रखी है, उसका रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है पेज नंबर 178, जो हमारी लेटेस्ट IRSCA में है लास्ट ईयर की 2021 की। इसी तरह से जब ESP के बाद हमारा हेडक्वार्टर SIP बनाएगा तो वो एक बार फील्ड यूनिट के पास जाएगी चेकिंग के लिए। उसमें भी आपको अगेन सेम चीज़ें, चैनेजेस, आपके जो सिग्नल प्लेसमेंट क्या है, उसका जो एक्सपर्ट कंट्रोल चार्ट बन के आएगा, ये सब चेक करना पड़ता है। आपके जो रेलेवेंट बोर्ड्स हैं, रेलेवेंट बोर्ड्स में जैसे अगर आपका यार्ड का ग्रेडियंट ज़्यादा है तो आपके गुड्स वार्निंग बोर्ड के डिस्टेंस ब्लॉक ओवरलैप कंसीडर करते हुए प्लेसमेंट रखा है या उससे कम पे है या ज़्यादा पे है। आपका जो LC गेट आ रहा है वो ब्लॉक ओवरलैप में नहीं आना चाहिए, वो उसका प्लेसमेंट सही है, उसके अकॉर्डिंग होम सिग्नल आपका 180 मीटर से पहले रखा गया है। तो ये सब आपको SIP में एक चेकलिस्ट है जो कि SCA में भी दे रखा है, और टाइम टू टाइम WR अपनी पॉलिसी भी निकालता रहता है, तो ये उसका पॉलिसी रेफरेंस है। ये सब आपको कंसिडर करते हुए इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होता है। जब आपका SIP फाइनल हो गया उसके बाद आप अपना फील्ड एग्जीक्यूशन इस सीक्वेंस में स्टार्ट कर सकते हो। SIP बनने के बाद आप कॉन्ट्रैक्टर को SIP दे दोगे, उसके बेसिस पे वो ट्रैक सर्किट प्लान बना के देगा। ट्रैक सर्किट प्लान के अकॉर्डिंग आपको लोकेशन डिसाइड हो जाएगी कि किस पॉइंट पे आपके गियर्स आ रहे हैं, सिग्नल आ रहा है, ट्रैक आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, या जो भी डिवाइस फर्दर है हमारे आउटडोर के, उसके बेसिस पे आप उसके लोकेशंस डिसाइड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप केबल रिक्वायरमेंट अपनी डिफाइन करेंगे और आपका केबल कोड प्लान बनेगा। इससे इंडिपेंडेंट एक आपका केबल रूट प्लान बन सकता है, जो आपके यार्ड लेआउट के अकॉर्डिंग आप पहले से फाइनलाइज कर लेंगे कि आप केबल कैसे लेआउट करेंगे। ये आपका क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि आपको इसमें ऐसा पाथ लेना है कि जो फ्यूचर में अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऐड होती है तो आपको फर्दर केबल शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट ना पड़े। आवाज बहुत कम आ रही है सब। ओके।
अभी ठीक है? ठीक है, ठीक। अब ठीक है। तो केबल रूट प्लान में सब थोड़ा अपना स्पेसिफिक होता है, लेकिन उसमें अब अगर आप यार्ड सर्वे फुट से करेंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाती है, और आप कंसर्न बाकी डिपार्टमेंट से भी ओपन लाइन इंजीनियरिंग से स्पेशली अगर आप पहले से बात करके जॉइंट विजिट करके डिसाइड करें कि अगर उनका फ्यूचर में क्या क्या इंस्टॉलेशंस आने वाला है, तो उसके बेसिस पे अगर आप केबल रूट प्लान बनाते हैं तो आपका एक कुछ इंश्योर हो जाता है कि अगले 5 साल 10 साल तक आपको कुछ भी ऐसा इन्फ्रिंजिंग स्ट्रक्चर नहीं आएगा जिसके चलते आपको केबल ओपन लाइन को कभी शिफ्ट करनी पड़े। तो ये एक काफ़ी क्रिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है, अगर यार्ड में आपके 2 लाइन के बीच में अगर क्लियरेंस अच्छा दे रखा है, इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में कभी वहाँ पर इन्फ्रिंजिंग स्ट्रक्चर नहीं आता है। बट ये प्रैक्टिस अभी कम है, बट ऐसा प्लान किया जा सकता है। इसके अलावा आप बिल्डिंग में आपकी जो रिले रैक आएगी, आपकी सीटीआर रैक आएगी, आपके बाकी इक्विपमेंट आएंगे, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का आपका रैक आएगा, फिर आपका डेटा लॉगर का रैक आएगा। में आप इन सब इक्विपमेंट्स को कैसे प्लेस करेंगे विद एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन ईच इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट और वॉल के बीच में स्पेसिंग, ताकि आपका मेंटेनेंस एस्पेक्ट से वो प्रॉपरली एक्सेसिबल रहे। तो उसके लिए फ्लोर प्लान आपको ओईएम जैसे ईआई का फ्लोर प्लान बना के देता है, कॉन्ट्रैक्टर आपको बाकी रूम का फ्लोर प्लान बना के देगा। ये सब आप उसको प्रॉपरली स्टडी करके फिर अप्रूव करके देते हैं। जब आपके ये सारे प्लान अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद आपका फील्ड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपके ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क चलता है कि आप एसआईपी के बेसिस पे आप अपना एसडब्ल्यूआरडी बनाते हैं, और एसडब्ल्यूआरडी के बेसिस पे आप स्टेशन वर्किंग रूल बनाते हैं, जो कि डिवीजन और कंस्ट्रक्शन यूनिट के बीच में साइन होता है, और ये डॉक्यूमेंट आपका रेडी रहता है। उसके अलावा आपके कुछ डिस्पेंसेशंस होते हैं जो कि जीएनएसआर के अकॉर्डिंग आपके साइमल्टेनियस मूवमेंट के रिलेटेड प्लेस नहीं कर है। तो ये बेसिकली आपका एक फ्लो चार्ट रहता है। अब मैं आपको कुछ एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, ट्रैक सर्किट प्लान के, केबल कोर प्लान के और फ्लोर प्लान के। ये स्क्रीन विजिबल है आपको यार्ड की? यस सर, यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये आपका एक यार्ड का ट्रैक सर्किट प्लान है। इसमें आपने सारे ट्रैक सर्किट्स दिखा दिए, उसके जो ग्लूड जॉइंट्स आ रहे हैं वो दिखा दिए। इसमें आपने लेजेंड्स भी दे दिया कि जो नए ग्लूड जॉइंट्स आ रहे हैं आपके रेड कलर में है, ये पुराने ग्लूड जॉइंट जो आप रिटेन कर रहे हैं वो इधर ब्लैक कलर में है। अब ग्लूड जॉइंट आने के बाद आपका सिग्नल प्लेसमेंट आ गया, ये जैसे आपको होम सिग्नल है, ये ग्लूड जॉइंट है, तो ये बेसिकली किसी ट्रैक सर्किट की बाउंड्री है, तो इसके बाउंड्री पे या तो टीएफ आएगा या टीआर आएगा। तो जैसे ये एक टीआर है कॉलिंग ऑन ट्रैक का, और एक ये कॉलिंग ऑन ट्रैक का टीएफ है, और ये होम सिग्नल के ट्रैक का 3/4 टी का टीआर है। तो बेसिकली आपके इस ग्लूड जॉइंट के नियर बाय में ये दो फंक्शन आ गए, एक टीएफ एक टीआर, और ये होम सिग्नल का फंक्शन आ गया। इसके लिए आप फिर लोकेशन प्लान करोगे कि इसी साइट के बगल में आपका एक फुल लोकेशन या हाफ लोकेशन बॉक्स आप इरेक्ट करेंगे, जिसमें आपकी केबल टर्मिनेट होगी, और इन फंक्शंस के रेलेवेंट जो भी आपकी जीपीआर या टीआर रिले हैं या फिर जो चार्जर्स हैं वो प्लेसमेंट होगा। अगर आपका कोई ट्रैक फीड है तो इसके साथ में एक और लोकेशन बॉक्स आएगा जिसमें आपका बैटरी वगैरह आप प्लेस करेंगे। तो इस तरह से आप
यार्ड में ट्रैक सर्किट प्लान बनते ही आपके फंक्शंस आपको विजिबल हो जाते हैं लोकेशन वाइज। आप उसके बेसिस पे लोकेशन बॉक्स डिसाइड कर सकते हैं कि लोकेशन बॉक्स आपको कहाँ कहाँ बनाने हैं। जैसे इसका ही एक लोकेशन बॉक्स आ गया, इसके साथ में एक बैटरी बॉक्स आएगा। इस एंड पे कॉलिंग ऑन ट्रैक की टीआर है, तो उसके लिए एक हाफ लोकेशन बॉक्स बना दिया जहाँ पे इसकी केबल टर्मिनेट होगी, उसकी टीआर की रिले आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट आगे जाएंगे तो ये इसका एडवांस स्टार्टर है, और इसके यहाँ पर एक और ग्लूट जॉइंट है। इस लोकेशन में इसकी फंक्शनिंग आएगी, और एक और ये फुल लोकेशन दिखा रखा है। ये बेसिकली यहाँ पर एक एक्सेल काउंटर आएगा HADAC, वो इसमें शो नहीं कर रखा है बट उसका प्लेसमेंट है, तो उसके लिए एक ये फुल लोकेशन दिखा रखा है। वो यहाँ पर आएगा तो उसकी पर्टिकुलर केबल यहाँ पर टर्मिनेट होगी। इस तरह से आप पूरे यार्ड में फंक्शन वाइज एडजेसेंट टू दैट फंक्शन आप किन किन फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हो, और उस सभी कंबाइंड फंक्शंस की केबल आपको हाफ लोकेशन में एक्सेसिबल है या फुल लोकेशन में एक्सेसिबल है, वो डिसाइड करके आप उसकी लोकेशन प्लानिंग कर लेते हैं। इसमें ये भी होगा कि जैसे अभी ये एक फेजिंग में है, अब ये यार्ड फ्यूचर में चल के आगे और एक्सटेंड होना है। यहाँ सर एक पॉइंट इस मेन लाइन की तरफ जाएगा और ये डेड एंड आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपकी जो प्लानिंग है उसको कंसीडर करते हुए की गई है। तो ये जो बीच में लोकेशंस है उसमें फ्यूचर में जो ये पॉइंट क्रॉसओवर यहाँ पर आएगा उसकी केबल भी ऑलरेडी प्लान करके रखी गई है। तो आपको प्रेजेंट प्रोजेक्ट एज वेल एज उसकी जो फ्यूचर फेजिंग है विद इन ए ईयर और 2 ईयर जो आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं या जो आपको क्लियर कर डिफाइंड है, उसका भी प्लानिंग इनकॉर्पोरेट करके चलना है, क्योंकि आप बार बार यार्ड में केबल लेइंग नहीं कर सकते हैं, आप बार बार शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं यार्ड में। ये है इस यार्ड में एक और स्पेसिफिक केस था, जो ये S43 है सिग्नल, ये हमने लेफ्ट साइड में नहीं लगाया। उसका रीज़न ये है कि आपका ये प्लेटफॉर्म एंड हो रहा है और ये ग्लूट जॉइंट इस एज से जस्ट पहले आ रहा है। तो जो आपका IRSOD कहता है कि आपका सिग्नल 2.36 मीटर होना चाहिए सेंटर लाइन से, वो अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाते हैं सिग्नल तो उसका IRSOD डिफरेंट हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर के लिए आपका 4.7 समथिंग है, 4.7 मीटर है, तो वो आपका यहाँ पर फिर अचीव नहीं हो पाता है क्योंकि ऑलरेडी आपका प्लेटफॉर्म छोटा था। उस केस में हमने फिर डिस्पेंसेशन लिया कि हम इस पर्टिकुलर सिग्नल को राइट हैंड साइड में लगाएंगे, इस साइड में। उसका डॉक्यूमेंट भी मैं आपको शो करूँगा। तो ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट जो शो कर रहा हूँ ये आपका ट्रैक सर्किट प्लान है, जिसमें आपने ट्रैक सर्किट की बाउंड्री, ग्लूट जॉइंट, फीड एंड, रिले एंड, आपकी लोकेशंस प्लानिंग और आपकी पोलरिटी, ट्रैक सर्किट की जो पोलरिटी है। ये जो थिक लाइन है ये पॉजिटिव रेल है, जो थिन लाइन है ये नेगेटिव रेल है। और सर ये ये वाला जो सिग्नल लेफ्ट में कि लेफ्ट की बजाय राइट में शिफ्ट किया है, हाँ हाँ, तो इसको डायग्राम के अंदर लेफ्ट में दिखाएंगे या राइट में दिखाएंगे? वो अभी तो ये क्या ट्रैक सर्किट प्लान है, बट जब हम उसको कमीशन कर देंगे और उसके बाद जो साइट वेरीफाइड SIP भेजेंगे कंप्लीशन के लिए, जी उसमें हम उसको मेंशन करेंगे कि वो पर्टिकुलर सिग्नल SIP में राइट साइड में है, क्योंकि साइट पे राइट साइड में है, तो वो SIP में करेक्ट करके कंप्लीशन के टाइम पे भेजेंगे हम लोग। ओके सर। अभी ये कमीशन होना बाकी है यार। सर ये डेड एंड में जो डबल ग्लूएंट लगा रखे हैं, इधर डबल जरूरत है क्या? इसकी हाँ सर, हाँ इसी का सर। हाँ हाँ जरूरत है। नहीं लेकिन ये आरी एरिया में तो ये इधर डेड एंड में तो सेव एक ही ग्लूएंट ही लगाते हैं, TF वाला एंड वाला 136 जैसे 36A वाला तो लगाता ही नहीं है। वैसे तो वो अर्थ है, क्योंकि यहाँ से आपका वो एक स्ट्रक्चर बॉन्ड जाएगा और इन दोनों को अर्थ कर देगा। उसको नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग उसको रखते हैं इन केस आपको कभी इमरजेंसी में फॉर द टेम्परेरी मोमेंट आप उसको पॉजिटिव रेल बना के यूज़ करना चाहो तो। आप जो टेक्निकली बोल रहे हो वो रेलेवेंट है, बट हम लोग अभी उसको एलिमिनेट नहीं किया है हमने। क्यों सर ये साइड पे क्या कहीं लगता ही नहीं है ना, फिर कभी कोई जो हो दिक्कत हो ना, प्रॉब्लम कोई ट्रैक फेल हुआ कुछ हुआ तो उसमें फिर दिक्कत आती है, बोले यहाँ तो इसने बताया हुआ है आपने लगाया नहीं साइड पे। तो हम लोग तो अभी लगवा रहे हैं। अब आपके वहाँ क्या प्रैक्टिस है वो मुझे पता नहीं, बट टू बी ऑन सेफ साइड अभी तो लगवा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ पॉलिसी लेवल पे नहीं आया कि उसको नहीं लगाना है। अगर आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट है तो बिल्कुल शेयर करिए।
नहीं सर, पॉलिसी में तो डबल ही है, लेकिन साइड हाँ। पे क्या है कि नहीं लगता, इसके लिए हम मतलब साइड पे नहीं नहीं तो लगाते। ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है कि नहीं लगाना है। यानी वो आप जो टेक्निकली पॉइंट बोल रहे हो दैट इज रेलेवेंट, बट चूंकि अभी पॉलिसी में नहीं है तो हम लोग उसको नहीं बोल सकते, और हम लोग तो इंसिस्ट करेंगे कि वो लगा के दे। वो ठीक है, इमरजेंसी में ऐसा हुआ होगा कि उसने सिर्फ पॉजिटिव का डाल दिया होगा और आपने कमीशन, किसी ने कमीशन कर दिया यार्ड, वो चले आ रहा है, बट अभी वो पॉलिसी लेवल पे नहीं है। सर नए में भी सभी जगह लगाते हैं इसको भी। हाँ हाँ, अभी तो लगाते हैं, सभी जगह लगाते हैं। हाँ लगा रहे हैं सर, सभी जगह लगा रहे ठीक है, तो ये आपका ट्रैक सर्किट प्लान हो गया। इसके बाद ये इसी यार्ड का केबल कोर प्लान है। ये जो आपका यार्ड था इसमें दूसरे एंड पे आपका S62 है और S51 है। S51 S62 ये एक्चुअली उसी के लिए है, बट ये क्या, इसका एक और फेज है, उसमें इन सिग्नल्स का नंबरिंग चेंज हो जाएगा, ये 96 और 95 हो जाएगा, तो इसलिए वो फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही केबल कोर प्लानिंग कर रखी है, बट ये इसके लिए भी रेलेवेंट है। तो इसमें अगर हम लोग डिस्टेंस से स्टार्ट करें, ये आपका डिस्टेंट सिग्नल आएगा। इसमें ये आपके इन तीनों के लिए आपको 110 एसी ले जाने के लिए मिनिमम 6 को रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपके ऑफ एस्पेक्ट है डीजी और एचएचजी, तो उसके लिए आपको एक डीपीआर चाहिए हो जाएगी, तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 लीड्स की है, बट डिपेंड करता है कि आपका यार्ड छोटा है कि आपका डिस्टेंस कम है, तो आपका 10 लीड पे भी काम हो जाएगा। लेकिन जो बड़े यार्ड हैं उसमें आप अगर वोल्टेज इतने दूर तक ले जाएंगे तो स्पेसिफिकली जो जीपीआर रिले हैं, एचएचपीआर और डीपीआर रिले, उसमें आपको शायद तक डबल डबल करना पड़े, तो उस केस में आप उसके लिए 8 लीड लोगे और आपकी 6 लीड एस्पेक्ट की हो जाएगी, तो इस वजह से आपकी टोटल रिक्वायरमेंट मोर देन 12 लीड हो गई, तो आप या तो 2 12 कोर डालोगे या फिर 4 6 कोर, या इस तरह से अकॉर्डिंगली, और आप फ्यूचर कंसिडर स्पेयर का कंडीशन क्या रखा है स्पेयर? पूरा करना है, हाँ? छोटा करना आपका पॉलिसी कहता है, बट आपके पास उस टाइम पे स्कोप अवेलेबिलिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्पेयर रख देते हैं। डिस्टेंट में ऐसा है कि आपकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप बार बार तो ट्रेंचिंग करोगे नहीं, तो आप, हम लोग जनरली एक केबल पूरी स्पेयर ही छोड़ देते हैं, जैसे ये यहाँ पर 2 3 स्पेयर केबल, बट जनरली 10% स्पेयर पॉलिसी है, बट हम फिर भी ट्राई करते हैं कि उससे ज़्यादा ही स्पेयर छोड़ी जाए, क्योंकि कमीशनिंग के टाइम तक भी ऐसा होता है कि आपने केबल ले कर दी, कमीशनिंग तक ही इसमें इंजीनियरिंग के वर्क होते थे, कुछ केबल डैमेज हो जाती है, तो कुछ स्पेयर्स तो कमीशनिंग तक ही यूज़ हो जाते हैं इसमें से, अकॉर्डिंगली आप स्पेयर्स एक्स्ट्रा छोड़ते हैं। फिर कुछ स्पेयर्स आपके पास वैसे अवेलेबल है कि जो TCMR वगैरह है, इसमें आपकी नंबर ऑफ लीड्स जो यूज़ होती है वो वैसे ही कम है, बट ये हमने पूरी केबल उसके लिए मार्किंग कर रखी है, तो ये भी एज ए स्पेयर ही आपका अवेलेबल रहता है। ऐसे ही आपका ये होम सिग्नल है इधर AC60 पे, तो ये उसके फंक्शंस का केबल एलोकेशन है, 1 12 कोर, 2 12 कोर और 3 12 कोर में। इसमें आपके कुछ ट्रैक भी आ रहे हैं, जो कॉलिंग ऑन ट्रैक है, और जो होम सिग्नल का ट्रैक है उसकी TPR आ रही है। इसमें एक जनरली ये कोशिश करते हैं कि हम जब ट्रैक के लिए 24 वोल्ट भेजते हैं वो दूसरी केबल पे भेजेंगे, और जो उसकी TPR आएगी वो सेपरेट केबल पे आएगी। इसके बाद आपका 110 चार्जर ड्यूल के लिए, डिटेक्शन का ड्यूल हाँ, डिटेक्शन का टेबल कैसे रहेंगे? अलग से रखेंगे, साथ में रखेंगे? ड्यूल डिटेक्शन किसका, विद एक्सेल काउंटर? यस सर, यस सर।
एक्सेल काउंटर तो आपका क्वाड केबल पे चलेगा, एमएसडेक अगर लगाते हो तो वो तो उसके लिए आप अलग से क्वाड केबल लिंक करते हो और फंक्शन पूरा क्वाड पे ही चलता है, उसका इसमें नहीं रहेगा। इस यार्ड में अभी एमएसडेक प्लान नहीं है तो ये है, बट उसमें क्या होता है आपका क्वाड केबल का पर डीपी सिंगल पेयर लगेगा, तो आपको नंबर ऑफ डीपी के अकॉर्डिंग आपको क्वाड केबल डिफाइन करनी पड़ेगी। तो आपका एक डिटेक्शन अगर ट्रैक सर्किट इस पे चल रहा है और जो एक्सेल काउंटर है वो आपका क्वाड केबल पे चलेगा, वो वैसे ही सेग्रीगेट हो जाएगा। दूसरा जो HADAC में सेग्रीगेशन वाला कंसेप्ट है, HADAC में जैसे आपके दो सिस्टम होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, तो उसके पावर सप्लाई सेग्रीगेशन के लिए यहाँ पर ये दो पावर केबल डाल रखी है। इनिशियली क्या इसमें एक ही पावर केबल डालते थे जिससे दोनों सिस्टम चलता था, तो अगर उसी पावर सप्लाई की टैपिंग से आपने 24 वोल्ट जो VPR वापस रिले रोड पे भेजना, उसमें कोई भी लीड अगर आपकी बैठती थी तो आपके दोनों सिस्टम फेल होते थे। तो जो 2020 की पॉलिसी आई थिंक उसके अकॉर्डिंग अब पावर सप्लाई सेग्रीगेशन अचीव करने के लिए हम लोग दो पावर केबल डालते हैं। इसकी क्वाड केबल भी एक्चुअली दो है, इसमें एक ही शो कर रखी है। उसकी सप्लाई भी सेपरेट जाएगी, तो दोनों सिस्टम परफेक्टली इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। आपका एक सिस्टम भी फेल होगा तो दूसरा सिस्टम चलता रहेगा। तो ये आपका केबल कोड चार्ट हो गया। इसके बेसिस पे आपकी केबल रिक्वायरमेंट डिफाइन हो जाती है कि आपको यार्ड में कितनी केबल ले करनी है, और ये दोनों यूज़ करते हुए जो आपका केबल रूट प्लान है, फिर उस रूट प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप अपना केबल लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको एक दिखा रहा था राइट हैंड सिग्नल, ये राइट हैंड सिग्नल के लिए साइट से जॉइंट सर्वे करके भेजा था कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर्स और जो CLI और TI का, उन्होंने यार्ड लेआउट बना के इस कंडीशन को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म एज आ जाता है, प्लेस करने पे PCM के अप्रूवल के बाद ही हम उस सिग्नल को राइट हैंड साइड में लगाते हैं। एक डिस्पेंसेशन ये है, एक डिस्पेंसेशन आपको ग्रेडियंट वाला दिखाता हूँ मैं। ये थोड़ा शेडेड है, बट अगर आपको विजिबल हो रहा है तो एक ये 6 नंबर का पॉइंट है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर, यस। सर देख रहा है। इसमें आपका ग्रेडियंट एक्चुअली 1/167 और 1/270 ग्रेडियंट था यार्ड में, जिसका फिर CRS से कंडोनेशन लिया था। तो जब हमने अपने EI के लिए CRS सैंक्शन करे थे तब ये पॉइंट उसमें भी आया था कि एक इन्फ्रिंजिंग ग्रेडियंट है और इसका कंडोनेशन शुड बी ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंगली। तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग वाले कंडोनेशन लेते हैं, बट ये हमारे CRS के उसमें भी CRS ने इसको मेंशन किया था। ये बेसिकली जब CRS सैंक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उनका फर्स्ट क्वेरी है ये, इतने सारे उन्होंने पॉइंट रेज किए थे, इस क्वेरी का फिर रिप्लाई देते हैं, उसके बेसिस पे अगर वो एग्री करते हैं तो वो अपना सैंक्शन देते हैं, अदरवाइज फर्दर क्वेरी आती है, फर्दर रिप्लाई जाता है। जब तक उनका सैंक्शन नहीं आ जाएगा तब तक हम
वर्क को कमीशन नहीं कर सकते हैं, और जो उनका सैंक्शन आता है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। इन केस अगर आप 1 साल में यार्ड कमीशन नहीं करते हैं तो आप उस सैंक्शन की वैलिडिटी एक्सटेंड करा सकते हैं, बट उसके बाद वो डिपेंड करता है सीआरएस के ऊपर कि वो उसको कितने दिन के लिए एक्सटेंड करते हैं। तो कुछ नंबर ऑफ मंथ्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेट के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आपका एक फ्लोर प्लान है, महसाणा स्टेशन का फ्लोर प्लानिंग है ये। इसमें जब इनिशियली बिल्डिंग डिज़ाइन की गई थी तो ये रिले रूम प्लान किया गया था। इसमें आपका ये सीटीआर है जहाँ पे आपकी आउटडोर की केबल आके टर्मिनेट होगी। उसके बाद ये आपके रिले रैक्स हैं जिस पे आपके फंक्शनल रिलेज प्लेसमेंट होगी, और सीटीआर से रिले रैक और रिले रैक से आपके ईआई की वायरिंग होगी। और ये आपके ईआई के इक्विपमेंट हैं, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर है मेधा का, ये आपका डेटा लॉगर है। तो इस रूम में आपके इतने इक्विपमेंट तो ऑलरेडी आ गए। अब इस पर्टिकुलर यार्ड में नंबर ऑफ फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपको इतने और इक्विपमेंट प्लेस करने हैं, तो ये आपका रूम छोटा पड़ गया। तो इसलिए जब आप एस्टिमेशन स्टेज पे इंजीनियरिंग की ड्राइंग अप्रूव करके देते हैं या अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को पुटअप करते हैं, तो आपको उस टाइम काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए कि आप उस प्रोजेक्ट की कंसिडरेशन प्लस स्पेयर स्पेस डिमांड करके चलें। अब लकीली इस केस में तो क्या है कि आपका एक एडजेसेंट रूम, अभी डीजी आपका सब एलिमिनेट हो गया आरई होने के बाद में, तो डीजी रूम आपके पास खाली है, तो ये सारा उसमें अकोमोडेट हो जाएगा। बट अदरवाइज इसको इस लेआउट में कंसिडर करना बड़ा डिफिकल्ट वर्क होता है। तो ये फ्लोर प्लानिंग है बेसिकली। तो ये आप इनिशियल स्टेज से ही अगर लेके चलें तो आपको बाद में जब एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उस टाइम पे दिक्कत नहीं होती है। अब फ्लोर प्लानिंग में आपको ये सभी इक्विपमेंट का वॉल से स्पेसिंग रखना पड़ेगा ताकि आपका सीटीआर के पीछे रेलवे स्टाफ जाके मेंटेनेंस कर सके, या जो भी वर्क है इंस्टॉलेशन वर्क हो या फ्यूचर वर्क जो भी रहे उसके लिए सफिशिएंट स्पेस रहे। 2 रैक के बीच में भी उतनी ही स्पेस होनी चाहिए। ये अगर आपका कोई इक्विपमेंट आ रहा है तो उसका डोर ओपनिंग कैसा रहता है, इसका डोर हिंज से ओपन होता है या फिर जस्ट रिमूव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे और पीछे स्पेस कंसिडर करके चलना पड़ता है। डेटा लॉगर प्लेसमेंट, आपका डेटा लॉगर में सभी इक्विपमेंट से वायरिंग जाएगा तो उसका प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं। ये आपका एक वर्किंग स्टेशन का, यानी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेशन है, उसका फ्लोर प्लानिंग है। अब आपने फ्लोर प्लानिंग हो गया, आपका केबल प्लानिंग हो गया, केबल लेइंग हो गया, टर्मिनेशन हो गया, इरेक्शन हो गया, टीडब्ल्यू आया, आपने एनआई की कमीशन कर दिया। कमीशनिंग से जस्ट पहले आप अपना लॉजिक अप्रूव करेंगे ईआई का, उसके लिए आपकी टेस्टिंग रहेगी। टेस्टिंग आपका 2 लेवल पे होता है, नई कमीशनिंग के लिए या अल्ट्रेशन के लिए भी। नई कमीशनिंग में आपका जब टेबल ऑफ कंट्रोल, आपकी सिलेक्शन टेबल आपकी अप्रूव हो गई है, उसके बाद तो फर्म है वो आपको लॉजिक बना के देती है और फैट सेटअप बना के देती है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट करने के लिए एक सेटअप बना के देती है जिसमें आप स्टेशन को वर्चुअली ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन टेबल टेस्ट करोगे, उसकी एक स्क्वायर शीट होती है वो टेस्ट करेंगे, उसके अलावा आप मिसलेनियस टेस्टिंग करेंगे। जब आपका लॉजिक अप्रूव हो, लॉजिक आपको लगता है कि सही है, कुछ डेफिशिएंसी रहती है वो आप नोट डाउन करते हैं, वो आप रिपोर्ट करते हैं कि ये डेफिशिएंसी है, बट आपने मोटा मोटा उस लॉजिक को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है ये लॉजिक सही है विद दिस डेफिशिएंसीज, तो आप उसका एक फेट सर्टिफिकेट निकालेंगे जिसमें आप उस लॉजिक के जो चेकसम और सीआरसी होते हैं जो उसको बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, वो मेंशन करके आप उसको फ्रीज कर देंगे। आप एक बार लॉजिक को फ्रीज कर देंगे, आपका फैट हो गया, उसके बाद आप टेक्निकल सैंक्शन प्रोसेस कर सकते हैं ईआई के लिए, जो कि आपका या तो पीसीएसटी के पास जाएगा या फिर आरडीएसओ के पास जाएगा। उसकी जो पॉलिसी है वो भी मैं शो करूँगा। एक बार आपका
टेक्निकल सैंक्शन EI के लिए मिल गया, उसके बाद आप अपने CRS सैंक्शन के पेपर प्रिपेयर करके CRS को भेज सकते हैं। ओके, जब आपका CRS सैंक्शन हो गया, TSA हो गया, आपके जो फैट कमेंट आपने दिए थे उसके बेसिस पे उन्होंने लॉजिक भेज दिया, आपका स्टेशन ऑलमोस्ट रेडी है कमीशन के लिए, आपका CTR फंक्शनली रेडी है, तब आप स्टेशन पे जाके साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट करते हैं। अगेन सेम TOC, सेम स्क्वायर शीट पे आप पूरा टेस्टिंग करेंगे। इस वक्त आप ओपन लाइन के और जब तक आपकी डेफिशिएंसी कंप्लाई नहीं होती तब तक आप साइट सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। जब आपकी सारी डेफिशिएंसी कंप्लाई हो गई है, आपके फैट के ऑब्जर्वेशन जो दिए थे वो सब कंप्लाई हो गए हैं, उसके बाद आप एक साइट सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसमें अगेन आप मेंशन करेंगे कि किस लॉजिक के लिए चेकसम CRC पे आपने साइट सर्टिफिकेट दिया है। साइट सर्टिफिकेट जो देते हैं, इसमें जो लॉजिक हमारे पास होता है वो रिड्यूस टाइमर का लॉजिक होता है। जो आपने देखा होगा कि हमारे सिग्नल कैंसिलेशन होते हैं या रूट रिलीज के टाइमर्स होते हैं, वो 120 सेकंड्स के होते हैं या 30 सेकंड्स के होते हैं। तो वो हम लोग टेस्टिंग पर्पस से उसको सिर्फ 5 सेकंड का रिड्यूस टाइमर लेके लॉजिक को टेस्ट करते हैं। जब एक बार ये टेस्ट हो गया, लॉजिक फाइनल हो गया, उसके बाद हम साइट सर्टिफिकेट OEM को दे देंगे। OEM फुल टाइमर वाला लॉजिक देगा, प्लस वो एक डिफरेंस रिपोर्ट बना के देगा कि जो जिस लॉजिक पे हमने सेट टेस्ट किया है और जो अभी फाइनल लॉजिक भेजा है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो उसमें आप जस्ट ये चेक करते हैं कि जस्ट इन्होंने सिर्फ टाइमर चेंज किया, उसके अलावा कुछ फर्दर चेंज नहीं किए। ठीक है, अभी मैं इन दोनों के आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। सर ये अगर जब माइनर अल्टरेशन वगैरह करते हैं तो उस समय भी मतलब पूरा सेट करना जरूरी है क्या? अल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि फैट 2 बार करते हैं। फर्स्ट फैट में हम उसको ऑब्जर्वेशन देते हैं, उसके बाद 100% कंप्लायंस के लिए सेकंड फैट करते हैं, और उसके बाद जो फैट किया है वो हम रिड्यूस टाइमर पे करते हैं। तो सेकंड फैट सर्टिफिकेट और फाइनल लॉजिक की डिफरेंस रिपोर्ट मंगा के अप्रूव करवाते हैं। और जो फाइनल लॉजिक जब हम स्टेशन पे अपलोड करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमने उसके लिए NI ली है या ब्लॉक में कर रहे हैं। तो सबसे पहले लॉजिक अपलोड करके हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस टेस्ट कर लेते हैं। आपको सेट की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने किसी भी फंक्शन का कोई पोर्ट है या जो फंक्शन आपने निकाले हैं, उसके बाद 100% सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस इज मैंडेटरी। TSA भी भेजना पड़ेगा दोबारा क्या? TSA भेजना पड़ेगा। जो फर्स्ट फैट करेंगे उसको अपलोड कर सकते हो। TSA कैसे भेजना पड़ेगा? ये तो फिर सारा उसका आर्किटेक्चर या जो सेइंग ऑफ केबल वो सब तो चेंज नहीं होगा, तो TSA किस बेस पे अप्रूव होगा दोबारा? तो वो है जो आपका, जब आप किसी अल्ट्रेशन के लिए TSA भेज रहे हो तो आप इनिशियल TSA की एप्लीकेशन उठा के देख लो, उसमें जो आपने कमेंट भेजा है मोटा मोटा वही कमेंट जाएगा। बस आपका करंट स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आपका क्या क्या चेंजेस हुआ है वो डिफाइन होगा। आपका फैट सर्टिफिकेट नया हो जाएगा, आपकी बिट लिस्ट नई हो जाएगी। बिट लिस्ट नई वैसे हो जाएगी कि उसमें चेंजेस क्या हुआ है, बस इतना सा है। बाकी इनिशियल TSA में जैसे आप फ्लोर प्लानिंग वगैरह और सारे OEM के सर्टिफिकेट, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब भेजते हैं, वो सब भेजने की जरूरत नहीं होती है इसमें। वो डिपेंड करता है कि आपका हेडक्वार्टर उस टाइम पे किस तरह से आपके डॉक्यूमेंट मांगता है। बट अभी जो प्रैक्टिस है उसमें इतना सब रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जस्ट आपने क्या चेंज किया उसकी बिट लिस्ट हो जाएगी। कहाँ पे भी ये TSA लिया नहीं है टास्क। हाँ टास्क 2 अल्ट्रेशन हमने डिवीजन में की है, वहाँ पे हाँ, कहीं ये टासा नहीं लिया है। आपने डिपार्टमेंटली किया है? नहीं कंपनी के थ्रू किया था, डिपार्टमेंटली किया, लेकिन
जो एक पिलोल किया था हमारे यहाँ वडोदरा गोधरा सेक्शन में, हाँ, कभी हम अंकलेश्वर कर रहे हैं, वहाँ कहीं टासा नहीं लिया हुआ। किस चीज़ का अल्ट्रेशन है? पिलोल में तो बड़ा अल्ट्रेशन था, एक रिफाइनरी साइडिंग आई थी, हम्म, और अभी जो अंकलेश्वर में वो भी आईसीडी साइडिंग है, उसके कनेक्शन में चेंज है, लेकिन टासा पिलोल में भी ऑपरेट नहीं हुआ था। टासा लेना पड़ेगा परमार साहब। आपने और रूट्स उसमें कुछ रूट्स ऐड हुए हैं, कुछ रूट्स डिलीट हुए हैं? नहीं, उसमें ऐड हुआ था, डिलीट नहीं हुआ। ओके, वो तो जोनल कैसे क्या बोलते हैं, हेडक्वार्टर कैसे डिसाइड करता है उस पर डिपेंड करेगा। ये लेटर विजिबल है आपको? लेटर विजिबल हुआ है क्या? हाँ हाँ, ये आपकी रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है 2020 की। कोई भी आपका अल्ट्रेशन है, टासा आपको लेना है, किस लेवल पे लेना है वो सेकंड चीज़ है। टासा लिया होगा, आप डिवीजन में पता करिए। नहीं पहले इनिशियली तो लिया हुआ था ना, लेकिन अभी जो दोबारा जो अल्ट्रेशन हो रहा है उसमें नहीं लिया हुआ है सब। चेक करवाइए, क्योंकि आपका जब भी रूट ऐड होता है, डिलीट होता है, रूट भी नहीं, आपका एलसी भी आप क्लोज करते हैं तो उसके लिए भी आपका टासा तो लगता है। अच्छा, चलिए। चेकसम सीआरसी चेंज हो जाएगा। अगर आपने हेडक्वार्टर अप्रूवल नहीं लिया है और टासा नहीं लिया है तो उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। जैसे आपका कंप्लीशन डॉक्यूमेंट होता है आरआरआई पीआई में, वैसे ही यहाँ पर चेकसम सीआरसी की ये कंटिन्यूटी TS आपको डबल मेंटेन ए करनी का जो जरूरी है। जितना भी सर, ये TS डबल ए जो बता रहे हो ऑल्ट्रेशन क्या, नया वर्क के लिए भी सेम रहेगा क्या? मतलब मैंने क्या है, ये नंबर ऑफ रूट्स है ना, 100 रूट्स है, मोर देन 100 रूट्स में अपना आरडीएस में जाएगा। ये हाँ, ऑल्ट्रेशन के लिए तो है, लेकिन नॉर्मल नया वर्क के लिए क्या होगा, वही रहेगा। नया वर्क के लिए तो आपका वही 100 से नीचे पीसीएसटी देते हैं और 100 के ऊपर आरडीएसओ देता है। ये भी कुछ सब चेंज हो गया, अभी ये नंदकिशोर सर बता रहे थे कि 200 रूट्स हो गए। हाँ, वही 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 कहना चाहता हूँ, कुछ चेंज हुआ है क्या सर? उसका चेंज हुआ है, उसका लेटर मेरे पास नहीं है, अगर है तो शेयर करिए। कुछ टू ठीक है, ये अपने हेडक्वार्टर की साइट पे भी है वैसे। ये एक स्टेशन का भी फैट किया था, उसके ये ऑब्जर्वेशंस हमने भेजे हैं हेडक्वार्टर। ये ऑब्जर्वेशंस भी हेडक्वार्टर अप्रूव करके देता है, उसके बाद हेडक्वार्टर अपना रिमार्क देता है, ओईएम अपना रिमार्क देगा, और उसके बाद जब फैट 2 या फिर सेट होगा तो उसमें हम इस चीज़ का कंप्लाइंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिमार्क। अगर हेडक्वार्टर एग्री किया है तो ही उसका कंप्लाइंस देखना है, अगर उसको डिक्लेयर किया कि नॉट रेलेवेंट तो फिर उसका कंप्लाइंस देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चेकसम और सीआरसी में उसकी बात करा था, इस स्टेशन पे हमारे 4 लॉजिक फाइल लगी है, तो C1 C2 C3 C4, तो उनका चेकसम और सीआरसी ये है। ये सेम चेकसम सीआरसी इसके फैट सर्टिफिकेट में भी मेंशन होना चाहिए। ये इसका फैट सर्टिफिकेट है, ये ओईएम साइड से और यूनिट साइड से जॉइंटली साइन होता है। इसमें आपका ये
यहाँ पर शो कर रखा है इसका CRC और इसका चेकसम। जब भी आप फैट सर्टिफिकेट फैट करते हैं तो आपको हमेशा फैट कंक्लूड करने स्टार्ट और कंक्लूड करने तक आपको इंश्योर करना है कि उसका चेकसम CRC चेंज ना हो। वो चेकसम CRC आपको नोट करके रखना है। उसके अलावा आपने जिस फाइल पे किया है उस फाइल की साइज़ क्या है, उस लॉजिक की साइज़ क्या है, वो किस डेट को मॉडिफाइड फाइल है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको फाइल में दिखाएगा। ये उसकी लॉजिक फाइल है। स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ये तो कंपनी टू कंपनी चेंज हो जाएगा ना सर? ये कंपनी टू कंपनी चेंज होगा। मैं जो दिखा रहा हूँ ये अंसाल्डो का सेटअप का है। ये उसकी लॉजिक फाइल है जो अपलोड होगी। इसकी साइज इन्होंने दिखा रखी है 250 KB और ये इस डेट को इतने बजे चेंज हुई है। ठीक है, सेम चीज़ इन्होंने फैट सर्टिफिकेट में भी शुरू कर रखी है 251 KB 19 अगस्त को 18:39 पे चेंज हुई है। तो ऐसे चारों फाइल के लिए आपको ये चेक करना है इसका चेकसम CRC सही है, फाइल की साइज सही है, लास्ट अपडेटेड डेट सही है। उसके बेसिस पे आप ये सर्टिफिकेट फिर देते हैं। सर ये सर्टिफिकेट शेयर कीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक टेस्टिंग हो गया, उसका टेक्निकल अप्रूवल हो गया। उसके बाद आपने सेट कर लिया। अब आप कमीशनिंग जब करेंगे तब उसकी प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट भरेंगे जो कि वेंडर टू वेंडर RDSO ने डिफाइन कर रखी है। उसमें आप एक एक पैरामीटर उसके चेक करेंगे। मैं आपको चेकलिस्ट भी दिखाता हूँ। ये विजिबल है? यस सर। ये है क्योसन की चेकलिस्ट है, क्योसन EI की। तो मोस्ट ऑफ द आइटम तो इसमें आपके विजुअल चेक के ही होते हैं। जैसे पर्टिकुलर क्योसन में आपका क्या होता है कि आपकी अर्थिंग नहीं होती है, तो वो आइटम इसका स्पेसिफिक है। चेक दैट ईच रैक इज नॉट ग्राउंडेड। फिर आपका SPD के कनेक्शंस, उसके अर्थिंग कनेक्शंस, इसमें काफ़ी सारे आपके पॉइंट्स होते हैं, तो उनको सबको आपको इंस्टॉलेशंस के अगेंस्ट विजुअली चेक करके देखना होता है। सारे कंपोनेंट आपके RDSO इंस्पेक्टेड हो। कई बार ऐसा होता है जो स्पेयर कंपोनेंट आते हैं हम लोग चेक करना रह जाता है, कार्ड पे RDSO इंस्पेक्शन का सील नहीं होता है। जब फिर आपका फेलियर होता है तब आप रेज करते हैं कि उस पर RDSO सील नहीं लगा हुआ, इंस्पेक्टेड कार्ड नहीं है। तो ये पहले चेक कर लेना सही है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं बोल रहा था कि स्पेयर्स जनरली देते हैं वो कमीशनिंग के बाद देते हैं, प्रैक्टिस ये है। बट अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे साइट पे सेट किया तो उसमें सेट करने के बाद हम लोग जो स्पेयर कार्ड है वो EI में लगा देंगे और जो जिस कार्ड पे सेट किया उसको निकाल के एज ए स्पेयर कर देंगे, ताकि जो आपके स्पेयर हैं वो भी NI के दिन कॉरस्पॉन्डेंस टेस्ट करते वक्त और सिग्नल टेस्ट करते वक्त चेक हो जाएंगे, ताकि कमीशनिंग से पहले आपको मालूम पड़ जाए कि उस कार्ड में डिफेक्ट है या नहीं है। इसमें मैक्सिमम ये सब विजुअल वाले हैं, आखिरी में इसके फंक्शनल टेस्टिंग के हैं पॉइंट्स। ये आपके जैसे स्टैंड बाय सिस्टम होता है तो एक सिस्टम को ऑफ करना है, आपको देखना है कि उसको ऑफ करने से आपका कुछ डिस्प्ले या यार्ड वर्किंग में इम्पैक्ट नहीं आया है। ऐसे ही एक सिस्टम को आप रीसेट करोगे तो इमीडिएटली सेकंड सिस्टम पे लोड चला जाना चाहिए जो हॉट स्टैंड बाय सिस्टम होता है आपका, और सेकंड को ऑफ करोगे तो फर्स्ट पे आ जाना चाहिए।
फिर आप फॉल्स फीड देके उसको ट्राई करोगे कि उसकी FCR जो है वो ड्रॉप हो जानी चाहिए या फिर यार्ड आपका इनऑपरेटिव बन जाना चाहिए। एक ये रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन वाला रहता है जिसमें आप डेटा लॉगर की टाइमिंग चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम टाइमिंग ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए। ये उसके वोल्टेज पैरामीटर्स हैं, ये आप रैक में ही टेस्टिंग करके यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इस तरह से हर OEM की अपनी अपनी चेकलिस्ट बनी हुई है जो RDSO है। आपने लॉजिक फ्रीज कर दिया, कमीशनिंग चेकलिस्ट भर दी, आपका स्टेशन कमीशन होने वाला है तो उस टाइम पे एक फाइनल OEM सर्टिफिकेशन अलग से देता है कि वो उसमें सर्टिफाई करता है कि उसने जो इंस्टॉलेशन किया है वो अप टू द मार्क है, एज पर RDSO प्रैक्टिस है, रेलवे प्रैक्टिस है, और वो उसकी एक तरह से गारंटी देता है। वो भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इंश्योर करना है कि कमीशनिंग के टाइम पे मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, हम लोग असेंबल होंगे अगेन, भी 12:15 है, 12:20 पे। हाँ बोलिए। अरे आपके HADC लगे हुए सर गोधरा में? हाँ लगे HDSC। तो उसमें वो CL का लगा है कि जीजी का? डिजिट्रॉनिक्स के। जीजी तो ठीक है। CL में क्या होता है कि लास्ट में जाके तो सप्लाई तो एक ही हो जाती है, सेम ही जाती है, तो सेग्रीगेशन कैसे करते हैं? मेरे यहाँ जो लगे हैं मतलब 4 सेक्शन में लगे हैं, 4 के 6 सेक्शन नहीं में, नहीं, तो 6 मैं क्या बोल सेक्शन रहा हूँ, में मतलब डिजिट्रॉनिक्स ही है। नहीं एक्चुअल में क्या CL में क्या है कि सेग्रीगेशन बोल रहे हैं ना, ये कि दो अलग अलग टेबल लास्ट में जाके देखा कॉमन हो जाती है सप्लाई। हाँ तो उसका आइडिया नहीं, CL का नहीं आइडिया है। कॉमन हो तो जाएगा लास्ट में जाके, सर क्या कर दें? ये कौन सी कॉमन हो जाती है? जो सप्लाई लेके जाते हैं ना 24 हाँ वोल्ट, हाँ, CL में तो एक ही रहता है यूनिट। CL में एक ही डिजिटल में तो रहता है। सेपरेट, हाँ डिजिटल में तो सेपरेट रहता है। हाँ डिजिटल तो पूरा सिस्टम होगा तो वहाँ तो सेम एक नहीं ही रहता है। है, सेम तो डबल होता है। लेकिन तो पूरा 24 वोल्ट बैठा दिया था। नहीं, आप एक्सेल काउंटर की बात कर रहे हो नॉर्मल? HADC की बात कर रहा हूँ, HADC CL। HADSC में डबल सप्लाई देते हैं बॉस। नहीं सप्लाई डबल देते हैं, हाँ लास्ट में जाके कॉमन हो जाती है लास्ट में लोकेशन में। कॉमन नहीं होती बॉस। आपने वो क्या होता है, एक पावर सप्लाई रिले बनाना पड़ता है, तो आपका जो रिले बॉक्स होता है उसको भी तो आपको वही तो दोनों मैं, सप्लाई देनी होती है। हाँ तो वो रिले क्या है कि वो जो जो बनाते हैं ना वो अप्रूव्ड हाँ है। हाँ अप्रूव्ड है ना उसके। आप वो जो उसका मैनुअल देखोगे ना, हम्म। ये अपना एक्सेल काउंटर का HADSC का अगर आपके पास में हो तो उसके अंदर भी उसका दे रखा है किस तरह से वायरिंग करना है। तो अभी एक फेलियर हुआ था रिसेंटली एक दो जगह, नहीं नहीं, ये तो बहुत 24 पहले, वोल्ट। क्योंकि ये अपने वेस्टर्न रेलवे में और अहमदाबाद डिवीजन में तो ये 2 साल पहले ही बन चुके हैं सब जगह, जहाँ जहाँ भी HSDC लगा हुआ सेल का, सब जगह सेपरेट किया हुआ है, और कंस्ट्रक्शन वालों ने भी करके दिया है सेपरेट वो रिले बना के। चेक करते हैं स्पेयर वाइज, चलिए चेक करते हैं, बहुत बताते हैं आपको, है ना। हाँ जी।
ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। फैट सर्टिफिकेट दिखाया था उसी का। इसी टेबल पे हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं कि चेकसम सीआरसी ये है, किस डेट को फैट किया है, किसने किया है, और ये एज ए रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट रहेगा फिर हमारे पास। Am I audible? Yes, sir. ओके। इसमें अगर कुछ कमेंट है तो वो यहीं पर मेंशन कर देते हैं कौन सी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जैसे इस स्पेसिफिक केस में बैक लॉकिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, अप्रोच लॉकिंग, वो यहीं पे मेंशन कर दिया है। इसके साथ में ये इसकी स्क्वायर शीट है, उसमें भी सेम अगेन चेकसम सीआरसी मेंशन करते हुए किस डेट को फैट कंक्लूड किया वो साइन कर दिया। अब इसके बाद हमारा मेन एस्पेक्ट है कि कमीशनिंग के टाइम पे हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करेंगे। सर इसमें पैनल टेस्टिंग करते हैं क्या सर? इसमें सर एआई में जो टेस्टिंग रहती है, जो जो साइट टेस्टिंग है ना, एसएटी साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, दैट इज पैनल टेस्टिंग। नहीं तो 3 साल में करना ही करना है क्या? 5 साल हो गया है, अच्छा अच्छा। और वैसे अभी पॉलिसी में उसको रिमूव नहीं किया, बट एआई में पीरियोडिक पैनल टेस्टिंग और साइट टेस्टिंग इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि आप वो पीआईआरआरआई में। सिलेक्शन टेबल टेस्टिंग बोले। हाँ, सिलेक्शन टेबल टेस्टिंग एक हाँ ही वही बात है। सिलेक्शन टेबल ही बोल रहा हूँ। ठीक है, एक ही बात है, नोमेनक्लेचर आप कुछ भी रखो, टेस्टिंग इज सेम थिंग, आप स्टेशन का लॉजिक चेक करते हो। बट उसमें क्या है, जैसे आपका पीआईआरआरआई में आपके नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स प्रूविंग होता था किसी भी लॉजिक, किसी भी सर्किट के लॉजिक में, तो उसके ड्राई शोल्डर या कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए आप टेस्टिंग करते थे कि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। बट एआई में तो आपका ऐसा है नहीं, आपकी स्पेसिफिक रिले है, वो इंटरफेस में जा रही है, इंटरफेस के बाद आपका इंटरनल लॉजिक है। तो बट ठीक है, उसके बेसिस पे भी ये है कि 5 ईयर्स में आपको टेस्टिंग करना होता है, और वो पैनल टेस्टिंग बोलो, सिलेक्शन टेबल टेस्टिंग बोलो, टीओसी टेस्टिंग बोलो, दैट इज ऑल सेम, सेट टेस्टिंग। ठीक है। Yes. अब स्टेशन कमीशनिंग से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेंगे कि लोकेशन डिटेल, लोकेशन में आपकी केबल टर्मिनेशन कैसे है, उसका फंक्शन एलोकेशन कैसे है, केबल टर्मिनेशन रैक है उसकी सीटीआर डिटेल, आईपीएस रूम में जो आपने पावर सप्लाई सीटीआर रेज कर रखी है उसकी विद फ्यूज डिटेल, जो आपके रिले रैक पे रिलेज हैं उसकी डिटेल, जो रिले रैक पे आपके सर्किट के फ्यूज लगे हुए हैं उनकी डिटेल, ये सब आपके इंटरफेस सर्किट में मेंशन होता है। फ्यूज अलार्म मॉड्यूल जो है उसमें आपने कौन कौन से फ्यूज मॉनिटर कर रखे हैं उसकी डिटेल आप जनरली फ्यूज अलार्म मॉड्यूल के बगल में भी लगा देते हैं, और आपकी जब जॉइंट टेस्टिंग होती है उसमें भी आप मेंशन करके रखते हैं। ईएलडी में आपने कौन कौन से सप्लाई चैनल ऑब्जर्व कर रखे हैं और उसकी डिटेल्स, और डेटा लॉगर में आपने जो डिजिटल और एनालॉग मॉनिटर कर रखे हैं उनकी डिटेल। इसमें एक चीज़ रहता है कि जब आप आईपीएस रूम में जो पावर सप्लाई रैक है उससे जब ईएलडी या डेटा लॉगर के लिए सप्लाई उठाते हैं तो सेपरेट फ्यूज लेके उठाते हैं, मेन लोड का फ्यूज है उसकी टैपिंग से ही नहीं उठाना है। इसके बाद आपके ओईएम सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट बोलते हैं, वो आपके मेन जो भी इक्विपमेंट है, आपके आईपीएस है, एचएडीएसी है, यूएफएसबीआई है, डेटा लॉगर है, ईएलडी है, और फायर अलार्म। फायर अलार्म आजकल सीआरएस का मेन आइटम है, तो उसमें आप प्री कमीशनिंग उसका डेटा लॉगर में अलार्म इनपुट ले रखा है या नहीं ले रखा है, और उसकी ट्रेनिंग दी है स्टाफ को या नहीं दी है। इसके बाद
मेन एस्पेक्ट है कि इन सब का डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने से पहले आपका टेस्टिंग ओपन लाइन के साथ जॉइंटली भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो एसेट रन करना है, मेंटेन करना है ओपन लाइन को। जॉइंट टेस्टिंग की रिपोर्ट सीआरएस भी मांगते हैं, बट इस वजह से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सीआरएस मांग रहे हैं, बट इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी ये है कि जब आप ओपन लाइन के साथ जॉइंट करते हैं तो जो मेजर डेफिशिएंसीज हैं आपकी इसी स्टेज पे कंप्लीट हो जाती है। और अगर ओपन लाइन डे 1 से ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काफ़ी शार्पली सुपरविजन में इन्वॉल्व है, तो ये सब चीज़ें पहले से ही कंप्लायंस होती रहती है, इसमें कुछ डेफिशिएंसी बचती नहीं है। इसमें जैसे ग्लूड जॉइंट टेस्टिंग करते हैं, तो जब जॉइंटली प्लान किया जाता है तो ट्राई ये करना होता है कि जब आपका इंजीनियरिंग की टीम ग्लूड जॉइंट बना रहा है, उसके पीछे-पीछे ही आप टेस्टिंग करते जाएँ। उससे होता है क्या है, जब तक वो अपना ग्लूड जॉइंट बनाते हुए आगे फाइनल स्टेज तक पहुँचेगा, आपके पास एक कुछ डेटा अवेलेबल हो जाएगा कि आपके इतने ग्लूड जॉइंट आपने फॉल्टी डिक्लेयर किए हैं। तो इससे पहले कि इंजीनियरिंग की टीम यार्ड छोड़ के जाए, आपके पास उसके पास उसको देने के लिए रिप्लेसमेंट वर्क होना चाहिए। अर्थ की टेस्टिंग ठीक है, हम ही लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। आईपीएस की लोड टेस्टिंग, आपका जो सिस्टम आपने जितना लोड दे रखा है उस पर आईपीएस आपका स्टेबली वर्क कर रहा है, पीक लोड आप उसको कितना दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सभी मॉड्यूल्स पे आप टेस्टिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप N+1 मॉड्यूल डिफाइन करके रखेंगे। फ्यूज़ अलार्म में आपको ये इंश्योर करना है कि आपने सारे फ्यूजेज़ मॉनिटर करके उसका स्टैंड बाय फ्यूज़ क्रिएट कर रखा है, जो कि ऑटोमेटिकली स्विच होता है ताकि आपका सर्किट चलता रहे। ट्रैक बैटरी आप बैटरी डिफेक्ट वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। बाकी ये सब डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं जो आप रिकॉर्ड में रखेंगे कि आपके मॉड्यूल जो डिवाइसेस लगे हुए हैं, एलईडी है, रिले है या पॉइंट मशीन्स है या जो भी आपका इक्विपमेंट है वो कब का मैन्युफैक्चर्ड है, उसका आरडीएस इंस्पेक्टेड है या नहीं है। तो ये सब आप जितना डिस्क्रिप्शन आप स्टेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन में रखेंगे उतना सही है। तो ये जो ओपन लाइन के साथ वेरीफाई हो जाते हैं तो ये रहता है कि इसमें फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं रहता है और दोनों पार्टीज इन्फॉर्म रहती है कि आपके यार्ड में क्या क्या एसेट लगा हुआ है। ये सीआरएस सैंक्शन का बताया था, उसमें एक क्वेरी लेटर और एक उसका रिप्लाई लेटर मैं आपको शो करता हूँ। ये आपके एससीएम के पैरा मेंशन किए हैं, जो कि मेंशन करता है कि किन वर्क के लिए आपको विदाउट एनी सैंक्शंस। एक अभी इस साल का लेटर है कि आपको 110 kmph अप्रोच करने के लिए पीसी ही सैंक्शन दे सकता है। ऐसे ही सीआरएस सैंक्शन में इस साल ही एक अमेंडमेंट आया है कि जैसे आरई के वर्क में अब सीआरएस नहीं होगा, उसमें रेस्पेक्टिव जोन जो है जीएम इज एम्पावर्ड टू गिव सैंक्शन, तो उसकी मॉडलिटीज़ कैसे है वो जीएम डिसाइड करेंगे। ये सब भी जब आपका कमीशन हो जाता है तो ट्रैक सर्किट प्लान, केबल कोर प्लान ये सब वेरीफाई करके साइन करके एज ए कंप्लीशन डॉक्यूमेंट हैंडओवर किया जाता है। ईआई के साथ में आपका जो लॉजिक है उसकी इक्विवेलेंट लॉजिक प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता है। इंटरफेस डायग्राम कंप्लीटली हैंडओवर किया जाता है और उसी इंटरफेस का पार्ट होता है रिले रैक की डिस्क्रिप्शन, और जो फ्लोर प्लानिंग है वो सबमिट किया जाता है। इसमें फर्दर क्या क्या आइटम्स है वो डिटेल में एससीएम में मेंशन कर रखा है, मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स लिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कमिश्निंग के बाद जॉइंट विजिट कितनी होती है। तो जॉइंट विजिट के बेसिस पे आप डेफिशिएंसी लिस्ट देते हैं कि वर्क्स में आपकी ये डेफिशिएंसी हो गई है, उसके बाद आप फर्दर जॉइंट विजिट करेंगे कि उसमें से क्या क्या कंप्लाई हो चुका है, तो ये सब पेपर रिकॉर्डेड रहता है। उसके बाद आप सारे
स्पेयर्स हैंड ओवर करेंगे, चाहे वो EI का हो, आपके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का हो, एक्सेल काउंटर का हो, आपके टूल किट हो, क्योंकि ये CRS भी स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि एडिक्वेट ट्रेनिंग, एडिक्वेट स्पेस टू बी प्रोवाइडेड टू ओपन लाइन बिफोर कमिशनिंग ऑफ द वर्क। तो ये सब रहता है। जो आपका पुराना एसेट रिलीज हुआ है, उसका पूरा वाउचर बनाना और उसका DSA प्रोसेस करना, ये भी एक मेजर वर्क है। और जो भी माइनर डेफिशिएंसी है, CRS इंस्पेक्शन की डेफिशिएंसीज हैं, SAG इंस्पेक्शन, तो इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कमीशन डीम्ड होता है। आपका कमीशनिंग के टाइम पे आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट और XSR मैसेज देना होता है। ये आपका एक सेफ्टी सर्टिफिकेट है। ये है एक स्टेशन पे EI कमीशनिंग का है, जगुदन स्टेशन का। इसमें आप CRS सैंक्शन जो आपको मिला था उसका मेंशन करते हो, उसकी वैलिडिटी इंश्योर करते हो कि वो अभी भी वैलिड है। और तो कमीशनिंग के टाइम पे आपको ये 2 सर्टिफिकेट मेन देने पड़ते हैं। एक तो CRS सैंक्शन के बेसिस पे अपने सेफ्टी सर्टिफिकेट साइन करते हैं, और सेकंड होता है XSR मैसेज। इसमें आपकी फर्स्ट ट्रेन उस कमीशन यार्ड में कौन सी निकली, किस टाइम पे निकली है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आप वहीं ऑपरेटिंग को हैंड ओवर करते हैं और बाकी आप अपनी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रखते हैं। ये CRS इंस्पेक्शन के टाइम पे इस तरह से जॉइंट फाइल हम लोग पूरी प्रिपेयर करके रखते हैं। जैसे एक EI की फाइल बना देंगे जिसमें आपका फैट और उसकी TOC और स्क्वायर शीट टेस्टेड कॉपी, फिर SAT की TOC और स्क्वायर शीट टेस्टेड कॉपी, जो जॉइंट इंस्पेक्शन हुए थे ओपन लाइन के साथ में उन सब की रिपोर्ट, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी चेकलिस्ट और OEM सर्टिफिकेट्स, EI की आपने जो ट्रेनिंग ली है, कौन कौन स्टाफ अटेंड हुआ है, जो आपके सिग्नल साइटिंग कमेटी की रिपोर्ट बनी है, ये आपकी पूरी EI की डॉक्यूमेंटेशन है। इस तरह से आप ये सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके CRS के टाइम पे भी रेडी रखते हैं और ओपन लाइन को हैंड ओवर करने के लिए भी पूरा डुप्लीकेट कॉपी बना के रेडी रखते हैं। तो ये मोटा मोटा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है। इसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो बताइए। कोई प्रेजेंट है? सर ये करेंसी ऑफ PCST ग्रीन नोटिस और इसके बारे में बताइए ना थोड़ा सा। करेंसी ऑफ PCST किस रेफरेंस में है? करेंसी ऑफ PCST फॉर व्हाट?
PWO ने कोई सेंक्शन दिया है तो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? कौन सा सेक्शन टासा? सर जनरल 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 सर। जो डी के टाइम पे सैंक्शनिंग किया था वो वाला? मतलब सर इनका ही रहता है कि जैसे अपना TW रहता है वो कितने टाइम के लिए दिया जाता है। TW में तो ऐसे मेंशन करके रखते हैं ना कि TW की वैलिडिटी कितना है, 6 मंथ्स है या 4 मंथ्स, ऐसे ऐसे उसी में डॉक्यूमेंट में मेंशन करके रखते हैं। ऐसे ही सर जैसे अपने PCST देते हैं तो उनकी भी कुछ वैलिडिटी होती है कि वो इतने टाइम के अंदर अंदर करना है, अदरवाइज दोबारा सैंक्शन लेना पड़ेगा। उसमें तो अभी तक मैंने कोई वैलिडिटी ऐसे देखा नहीं, और किसी ने देखा है तो बताइए। CRS सैंक्शन की वैलिडिटी होती है, बट PCST सैंक्शन की वैलिडिटी, PCST सैंक्शन में भी जैसे ब्लॉक वगैरह के लिए लेते हैं तो उसमें 1 साल का रहता है, बट वो स्पेसिफिकली ऐसा है वो कहीं नोटिस नहीं किया मैंने। अगर किसी को पता है कि कहीं ऐसा लिखा है तो उसकी करेंसी भी 1 ईयर है। किसी को है आइडिया उस बारे में? नंद किशोर जी? ठीक है, इसका मैं देख लेता हूँ। और कोई क्वेरी? सर आपका मोबाइल नंबर दीजिए। 97240। मैं इसको ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ। चैट बॉक्स में डाला है मैंने नंबर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है मैं इन नंद किशोर जी के साथ शेयर कर दूंगा। सर हाँ हाँ। जैसे ये EI के मैन्युफैक्चरर हैं, PI RRI है और एक्सेल काउंटर्स हैं, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थोड़ी कुछ लिस्ट बता देंगे कि कौन कौन क्या क्या मैन्युफैक्चरर हैं, क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग? ओके, तो आपको RDS अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट के बारे में पता है? देखा नहीं सर। ठीक है। तो ये RDSO ने जो 100 रूट्स का रूम ऐसा होना चाहिए, 200 रूट्स का ऐसा रूम होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ डिफाइन है क्या RDSO का?
पिछले साल तक 2021 तक RDSO एक ये स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। 2021 तक RDSO एक ऐसी बुकलेट निकालता था, वेंडर डायरेक्टरी, जो कि वो हर 6 महीने में या 1 साल में अपनी अपडेट करता था। उसका वैलिडिटी पीरियड मेंशन करता था कि इस डेट से इस डेट के लिए वैलिड है। इसमें वो ने सारे इक्विपमेंट के वेंडर शो करता था और उस इक्विपमेंट के लिए कौन सा ड्राइंग या कौन सा स्पेक नंबर है वैलिड, वो शो करता था। जैसे UFSBI के लिए ये उसका स्पेक नंबर है, या NBT अगर आप बोलोगे तो उसका ड्राइंग नंबर ये है, LEDs के लिए है, सारे इक्विपमेंट आपके, ठीक है। तो इसमें इसके साथ में फिर वो वेंडर की एक डायरेक्टरी देता था। ये फर्म के नाम है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंस्पेक्शन यूनिट क्या रहेगी, और ऐसे जैसे आपने अभी क्या पूछा था EI के लिए, ठीक है ना। ये EI के अप्रूव्ड वेंडर्स हैं। लास्ट ये 2020 की लिस्ट है, ठीक है। अंसाल्डो, सीमेंस, ऑलस्ट्रॉम, योसन, मेधा, सीमेंस। नहीं पब्लिश करता है, बट उसने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है। अभी उसने इस तरह से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला पोर्टल बना दिया। इसमें आपको खुद सर्च करना पड़ेगा आप किस आइटम के बारे में देखना चाहते हैं। मान लो अगर मैं फ्यूज़ के बारे में देखूं, अप्रूविंग एजेंसी RDSO, डिपार्टमेंट SNT, सब डायरेक्टेड सिग्नल सीड। तो मुझे जैसे फ्यूज़ ऑटो चेंज ओवर के लिए कौन कौन से वेंडर अभी अप्रूव्ड हैं उनके बारे में बता देगा सर से। तो ये RDSO लिस्ट निकालता है, उसमें ये मेंशन होता है कि कौन कौन से वेंडर अप्रूव्ड हैं, और ये हर 6 साल में रिवाइज होती रहती है। उससे पहले भी RDSO किसी वेंडर को ब्लॉक कर सकता है, बैन कर सकता है, तो उसके लिए उनका जो भी बोर्ड से लेटर आता है तो वो ध्यान रखना पड़ता है। बैन करेगा तो साइट में तो अपडेट कर देगा। साइट पे RDSO इतना एक्टिव है नहीं, सारे लेटर उसके मिलते नहीं है, बट ये कि हेडक्वार्टर से एक बार जरूर वो सर्कुलेट होते हुए आता है। ठीक है, और कोई क्वेरी? ठीक है, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो फिर मैं सेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सर। सर हाँ हाँ, बोलिए। अच्छा सर, ये एग्जाम्स में क्या क्या आ सकते हैं ये अच्छा, और कुछ आपका ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टस के हिसाब से? ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। विशेष टिप्पणी चाहिए सर आपका? विशेष टिप्पणी तो मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दिया था कि स्लाइड्स वगैरह के पर डिपेंडेंट ना रहिए, जो आपके मैनुअल्स वगैरह हैं
उन्हीं को ध्यान रखिए। मेन है कि आप आपस में जैसे सिग्नल और टेलीकॉम वाले आपस में साइट पे देखें, या फिर जो जनरली मुझे लगता है ऐसे लोगों से बात करने पे लगा है कि उनको अकाउंट्स एस्टिमेशन इन चीज़ों में दिक्कत आती है। जो आपके जो डिविजनल काउंटर पार्ट हैं, उनसे आप बैठ के डिस्कस करिए कि कैसे क्या है वो चीज़ें। ये फील्ड तो आपको नॉलेज अच्छा ही है। सर ये सिग्नल फाउंडेशन के लिए पूछना था, एसओडी के लिए। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे सिग्नल का जो अपन बोलते हैं कि 2.36 से मतलब कम नहीं होना चाहिए। वो कहाँ तक नापना है? हाँ सर। यही पूछना चाहते हैं ना, वो कहाँ से नापना है? हाँ तो एक तो जैसे टेस्ट सेंटर से मतलब उसका जैसे अपन सिग्नल का बेस होता हाँ, है ना, तो बेस के मतलब तो साइड तो वो 2.36 रहता है, लेकिन आप इसे एसओडी में बोलते हैं कि उसका जो वहां से फॉर्मेशन लेवल तक जो है वो हाँ। 2.36 होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या करें? हम लोग जनरली प्रैक्टिस शेयर करते हैं कि जो उसके जो बोल्ट हैं उससे नापते हैं, ठीक है ना। बट सब बेस का जो फाउंडेशन होता है वहां से। हाँ, बेस का जो फाउंडेशन होता है उसके जो बोल्ट होते हैं ना, बेस हाँ बेस के सर। जो बोल्ट होते हैं 4, उसमें हाँ। जो भी आउटर मोस्ट बोल्ट होगा उससे हम नापते हैं। प्रैक्टिस ये है। बट एक्चुअली अगर IRSOD के अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसमें एक प्रोफाइल होता है। IRSOD में बताता हूँ। तो उसमें सर ये होता है कि वो फाउंडेशन जो होता है वो बोलते हैं फाउंडेशन आपका एसओडी में आ रहा है। इंजीनियर वाले जब ज्वाइन करते हैं ना उनके साथ में, तो बोलते हैं आपका फाउंडेशन को। फाउंडेशन आपका एसओडी में नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ हाइट तक आपका एसओडी कम होता है। चैप्टर 2 आपका एक्चुअली एसओडी इस तरह से काउंट होता है। एक सेकंड। आपका जो एसओडी बनता है वो जनरली इस तरह से बनता है, जो 2.36 है आपका ये है। विजिबल है स्क्रीन? हाँ सर। तो इस हाइट तक तो आपका, अगर आपका फाउंडेशन भी निकला हुआ है 305 रेल लेवल से, ये रेल लेवल से उसकी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग आपका एसओडी इतना होना चाहिए। टू 2.36 जनरली इसके बोल्ट से ले लेते हैं। हाँ सर, वो नॉर्मली हम लेते हैं वहीं से, वही लिखते हैं हाँ, कि बट सिग्नल का डिस्टेंस वहीं एक्चुअली से ये लिखते होना हैं, चाहिए लेकिन कि आपका जो उसका आउटर मोस्ट पॉइंट होगा किसी लैडर का होगा उसके,
उस लैडर से आपको एक वेट हैंग करके फिर वैसे लेना पड़ता है, बट ये एक्सेप्टेबल है अभी तक तो। रिसेंट सीआरएस वगैरह में भी जो क्लोज ऑब्जर्वेशन आई थी तो उसमें भी इसी तरह से मेजर करके भेजा हुआ है हमने विद डायग्राम। हाँ जी। उसमें कोई वैसा अभी तो ऑन प्रैक्टिस डिस्प्यूट तो है नहीं। पर्सनल बेस का फाउंडेशन का जो एज अगर 1905 भी रहे तो चलेगा, है ना सर? हाँ, इस हाइट तक मतलब एज जो है, हाँ हाँ, हाँ, इस साइड तक 305, इस मतलब हाइट नॉर्मल तक। अपना क्या रेल लेवल रहता है सिग्नल का फाउंडेशन जो है, हाँ हाँ मतलब रेल लेवल लेता है या ज्यादा 100 mm से ऊपर जाता नहीं है, मतलब फाउंडेशन की बात जहाँ तक बात करें अपन। हाँ हाँ। तो उस केस में मतलब 1905 अपन मतलब उसको एज जो है, लेकिन वो नीचे की तरफ बढ़ता है ना अपना। तो अंडरग्राउंड में कोई इशू नहीं है। तो बीसीएम चलती है ना सर, वो उसका लिए वो इशू तो आप करते हैं, चेन का मतलब मार्जिन बीसीएम जब लेके चलता चलोगे, है ना। पीसीएम में भी नहीं अड़ेगा वो तो। पीसीएम में उसका कितना निकला रहता है बाहर, उसकी जो चेन है। स्लीपर वो की बोलते हैं वो बोलते हैं स्लीपर का जो एज है उससे उनका 400 mm रहता है। तो स्लीपर का एज कितना रहता है अपना? स्लीपर के एज से बोलते हैं, स्लीपर के एज से 400 mm बाहर चलता है उनका। तो 60.8 600 हाँ 600 करीब। हाँ तो स्टॉक रेल से 600 mm। हाँ, तब भी हिट नहीं करेगा, मार्जिन है, सफिशिएंट मार्जिन है इस पे तो। और ये जो ओसी ओसी लगाते हैं सर, हाँ हाँ वो कौन डिसाइड करता है? जैसे मुझे लगाना है कि ओसी 2 किलोमीटर के उसमें लगाना है और हाँ। ओईएम बोलता है कि नहीं अपन अंदर ही कर लेंगे, तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड का है ना कि 50 रूट्स के ऊपर, 50 रूट से 100 रूट से, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई में जाते हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई डिसाइड करेंगे तब आपको ओसी लगाना है। अच्छा सर, ये इसका मतलब लेंथ की मतलब कितना दूरी पे मतलब रहेगा? 2 किलोमीटर के अबो रहेगा ओसी तभी लगता है क्या? ओसी का डिस्टेंस से कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, कोई ओसी का या तो आपका नंबर ऑफ रूट है या फिर आप ऑब्जेक्टिवली आपका अगर यार्ड कॉम्प्लेक्सिटी है तो आप कम रूट पे भी आप ओसी बना के दे सकते हैं। इसमें सर ये सेंटर टू सेंटर ट्रे 4725 लिखा है, अभी तो हाँ, 5.3 है ना सर? अभी तो 5.3 है। 5.3 है। ये तो विदाउट अमेंडमेंट स्लिप वाली आईआरएसओडी है रॉ। हाँ। इनमें भी चेंजेस आ चुका है, नए अमेंडमेंट में इसमें भी चेंजेस हैं। तो वो कहाँ actually मिलेगा सर? ये इंडियन रेलवे की साइट है, आप IRSOD ACS सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको IRSOD भी दिखा देगा और उसकी जितनी भी अमेंडमेंट स्लिप है अभी तक की 32 तक आई हुई है, हाँ सर। इसमें मिल जाएगी आपको। तो नए एसओडी पब्लिश हुए सारे उसमें रिकवर कर लिए। हाँ, वो नई पब्लिश वाली PDF मेरे पास नहीं है, अदरवाइज इसमें सब इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। आपका है पंकज जी? हाँ है मेरे पास, मैं आपको भेजता हूँ। लास्ट आई थिंक इन्होंने 14 में पब्लिश की थी, कुछ ऐसा है। नहीं, आईआरएसटी सर अभी आई 2022। तो 22 में आई, ठीक है। आपका हो तो भेज दीजिए ना पंकज जी। मैं ग्रुप में शेयर करूँ? हाँ ठीक। हेलो, हाँ हाँ करके देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। राइट, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।